बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 12 बी यानी कि न्यू चैप्टर का आगाज करेंगे, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स, कोन एंड स्फीयर। इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 12 बी। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। डिलीशियस इसलिए है क्योंकि आज के टॉपिक का जो नाम है वो है कोन। अब कोन को सुनते ही आपके दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगे होंगे। जिंदगी में मे भी पॉसिबल कभी आपने कोन खाई होगी तो शायद आपको कोन याद आ गई होगी। तो आज का टॉपिक हमारा कोन से ही रिलेट करेगा। आज हम कोन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अ कोन इज अ 3D geometrical shape that tapers smoothly from a flat base to a point called the apex or vertex। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, देन उसके बाद इसके आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अ कोन इज 3D। 3D मींस 3 डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। याद रखिएगा एक बात हमेशा कि जितनी फिगर्स 3D होती है, यानी कि जो फिगर्स 3D हैं उन सब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है, और जितनी भी फिगर्स हैं 2D। दरअसल अगर देखा जाए इस दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो 2D में एग्जिस्ट करता हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ज्योमेट्री में पढ़ने का मौका मिलता है कि ये फिगर जो है ये 2D है। बात आ रही है समझ में? ये स्क्वायर के बारे में हम पढ़ते हैं, रेक्टेंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। दरअसल अगर हकीकत में देखा जाए इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो 2D में एग्जिस्ट करता हो। ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात हो रही है। खैर मुख्तसर ये जितनी भी ज्योमेट्री में हम फिगर्स पढ़ेंगे अगर वो 3D है तो उनका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाएगा, और जितनी भी 2D फिगर्स हैं उन सबका एरिया फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? A cone is 3 dimensional geometrical shape that tapers। Tapers का मतलब ये होता है कि ऊपर से ब्रॉड होता है, आहिस्ता 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 नीचे आते 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 नैरो हो जाता है। जिसकी एग्जांपल देखिए, कोन ऊपर से कितना ब्रॉड है, ये आहिस्ता 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 ये आगे क्या बन गया, एक पॉइंट पर जमा हो गया। ये जो हिस्सा इस तरीके से कर्व में है इस कॉल्ड टेपर। From a flat base to a point called the apex or vertex। अब ये apex और vertex क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा है? A cone consists of curved surface area and base area। एक कोन मुश्तमिल होता है कर्व सरफेस एरिया पे। अब कुछ देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में कोन है जो कि अभी अभी आपने शॉप से परचेज की है। सोचिए वो कोन कैसी होगी? कर्व टाइप होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अगर हम उसको इस शेप में रख दें तो कुछ ऐसी होगी, वरना आमतौर पे खाने के लिए हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज आपने वो कोन परचेज करेगा, एक टेबल पे रख दी, क्लियर, कर्व मिलेगी। लेट सपोज अब आपने उस कोन को उठाया, और उठाया इसलिए क्योंकि अब आपको खानी है। सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले उसके ऊपर एक कवर होता है, कवर, उस कवर को रिमूव करेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक कोन है, वो नीचे से आपको कर्व मिलेगी, बिल्कुल ऐसे मिलेगी, कर्व सरफेस एरिया। ये सारा क्या है? कर्व है। फिर जब आप इसको खाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर से कवर को रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे ही वो कवर जो है वो किस शेप का होता है? बात आई समझ? मैंने क्या कहा? वो जो ऊपर इसकी कवर होता है वो किस शेप का होता है? अगर आपने नोट किया तो यकीनन आपको अंदाजा हो गया होगा वो सर्किल बेस होता है, वो सर्किल की शेप का होता है। वो कवर ऊपर जो लगा होता है वो किस शेप में होता है? वो सर्किल की शेप में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोन को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया और दूसरा ये जो इसके ऊपर कवर होता है। मेरी बात आ गई समझ में? अ कोन कंसिस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया वी टाइप और दूसरा बेस एरिया। क्लियर? आइए जरा, ये तो हो गई कोन, कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसके ऊपर एक कैप होता है जो कि किस फॉर्म में होता है, किस शेप में होता है? सर्किल की शेप में होता है। क्लियर? इस कोन को अगर हम इस तरह से रख दें, अगर इस कोन को इस तरह से रख दें, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से रखूंगा ये स्टेबल नहीं हो सकेगी। अगर मैं कोन को ऐसे रखूं तो ये गिर जाएगी। बात आ रही समझ? लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रख दूं तो ये स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल से मुराद ये कि अपनी जगह पर ठहर जाएगी, लुढ़केगी नहीं इधर उधर। इसको मैं कह रहा हूं बेस एरिया। ये क्या कहलाएगा? बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एंड बेस एरिया।
ये जो है ये तो आगे कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या रहेगा, बेस एरिया। बात आ गई समझ में? ये जो बेस एरिया होता है किस शेप का होता है, सर्किल की शेप का होता है, ये वही बात समझ में। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला आ गया बेस एरिया। देखें इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, वहां तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाएंगे आंसर आ जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझिए, इंशाल्लाह क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी और इसके साथ साथ आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। कर्व सरफेस एरिया और ये हमारे पास आ गया बेस एरिया। बेस एरिया किस शेप का है, सर्किल की शेप का है। अच्छा ये आगे चलते हैं, इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। किसको राइट सर्कुलर कोन किसको कहा जाता है, आप सुनिए। देखें इसका ये जो पार्ट है ना, इस कॉल्ड वर्टेक्स। ये देखें ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स कहलाएगा कोना। और इसको एक और नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, अपेक्स, वर्टेक्स और अपेक्स। क्लियर? अगर मैं यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं और वो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए, तो याद रखिएगा यहां से इसके साथ जो बनने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना बनाएगा एंगल, 90। इसी वजह से इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसके अलावा भी कोई एंगल बन सकता है, देखिए जरा। अब देखिए मैं इसकी अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो आप मुझे बताइए क्या ये इसके सेंटर में आ रही है ना, सेंटर तो यहां, ये इसके सेंटर में आ रही है। इस कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन इज कॉल्ड इलिप्टिकल कोन, ELLIPTICAL, इलिप्टिकल कोन। क्लियर? खैर हमारा टॉपिक जो है वो राइट सर्कुलर कोन है। ये इसकी क्या है कि हाइट, इस हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, स्मॉल h से। क्लियर? ये जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट जो होती है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो बेस के साथ एंगल बनाती है, यानी कि अगर ये x के साथ एंगल बना रहा है इसका 100% मतलब ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा ये तो आ गई परपेंडिकुलर हाइट, इसको हमने नाम दिया है स्मॉल h। क्लियर? अगर आप इसको यहां से देखते हैं, जैसे ये वाली एक हाइट है 90 बना रही है, माना कि ये एंगल 90 तो नहीं बना रही लेकिन हाइट तो है। इस हाइट को हम कहते हैं सेलेंट हाइट, SLANT, सेलेंट हाइट। क्लियर? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से। दिस हाइट इज कॉल्ड सेलेंट हाइट और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात आ गई समझ में? ये तो आपको जो वी शेप थी इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज मिल गई। फिर रिपीट करता हूं, ये जो वी टाइप होता है इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस। क्लियर? इस कर्व सरफेस से हमें क्या मिला, एक इसका वर्टेक्स मिला जिसको अपेक्स भी कहा जाता है। ये वाली हाइट जो कि टेपर टाइप होती है इस कॉल्ड सेलेंट हाइट। अगर इसके वर्टेक्स से और आसान करते हैं, फर्ज करते हैं कि जो वर्टेक्स है ना इसको थोड़ा सा अपने हाथ में ब्रेक कीजिए। लेट्स सपोज आपके पास कोन है, इसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स इसको हल्का सा, क्योंकि आपने देखा होगा कोन जो होता है वो बिस्किट से बना होता है, उस बिस्किट को हल्का सा ब्रेक कीजिए और इसके बीच में से एक थ्रेड यानी कि धागा ड्रॉप कीजिए, तो आप नोट करेंगे वो धागा सीधा नीचे जाके वो जो आपका कैप होता है, कैप से मुराद जो सर्किल शेप होता है, कवर होता है, बिल्कुल उसके सेंटर में जाके गिरेगा। बात आ रही है समझ? अगर आप उसके बिस्किट को ऊपर से थोड़ा सा ब्रेक करें तो उसमें से एक धागा डालें तो आप नोट करेंगे वो धागा बिल्कुल स्ट्रेट आते 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 कहां तक आएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। किसके सेंटर में? उस कोन के सेंटर में आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ये जो सीधी सी हाइट मिली है इस कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट, और ये जो कर्व सरफेस एरिया से मिलती है यानी कर्व सरफेस से मिलती है इस कॉल्ड सेलेंट हाइट। क्लियर? आ गई समझे? अब बात करते हैं इसके नीचे वाली की। नीचे वाला किस शेप में होता है ये बात अभी हमने डिस्कस करी। नीचे वाला किस शेप में होता है? सर्किल। नीचे वाला आपको किस शेप में मिलेगा? सर्किल। अब सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो सर्किल है, ये जो कवर है जिसको आपने खाने से पहले रिमूव करना पड़ता है, ये वही कवर है। कौन अगर आप खाएं तो उसको पहले कवर रिमूव करना पड़ता है, जनाब ये वही कवर है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। वो सर्किल शेप हो, ये आ गया सर्किल। अब ये सर्किल जो है अगर इसके एरिया की बात करें तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया है? सर्किल का। यहां तक आई बात समझ? देखिए अगर मैं इस कोन को ऐसे रखता हूं, ये जो नीचे का हिस्सा मिला था इसको मैंने क्या कहा? बेस एरिया। बेस एरिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से ही अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल पोजीशन में लेकर आएगा।
इसकी वजह से इसको मैं बेस एरिया कह रहा हूं। बेस एरिया से मुराद नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मैंने बेस का नाम दिया और उस बेस का एरिया निकाला। तो दरअसल ये जो बेस है ये किस शेप में है? सर्किल की। तो जनाब जब तो अब ये देखिए आगे हम पढ़ेंगे बेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। जनाब ये बेस एरिया का फॉर्मूला नहीं है, ये सर्किल का फॉर्मूला है। मसला ये कि जो बेस होती है नीचे की वो सर्किल की शक्ल की होती है, सर्किल की शक्ल की होती है, तो इस वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, बेस एरिया से मुराद सर्किल के एरिया। ये कोई नया एरिया नहीं है, आज तक हमने पढ़ा नहीं। हमने एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, बेस एरिया कभी नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखें, ये जो ब्लैक से इसकी बाउंड्री बनी हुई है जिसको मैंने अब रेड से बना दिया, याद रखिएगा इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहलाता है ये? सर्कमफेरेंस। अगर ये सर्किल की बाउंड्री है तो इस कॉल्ड सर्कमफेरेंस, अदरवाइज अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल की बाउंड्री है इस कॉल्ड पैरामीटर। है, अंदाजा हो गया? बात आ गई यहां तक समझ? सर्किल की बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस, अदर शेप होगी तो इस कॉल्ड पैरामीटर। अच्छा, इसके सेंटर से, अगर सर्किल के सेंटर से एक लाइन पास हो, जैसे मिसाल के तौर पे देखें इसके सर्कमफेरेंस से शुरू हो, सर्किल से पास होते हुए सर्कमफेरेंस तक पहुंच जाए, इस लाइन को कहा तो जाता है डायामीटर। डायामीटर किसे कहते हैं? ये सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस। अब जरा सुनिएगा, देखिए लाइन तो ये भी पास कर रही है सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक। हाँ, क्या ये भी डायामीटर? नहीं। डायामीटर की खास बात क्या है? वो उसके सेंटर से पास होगा। बात आ गई समझ में? जो लाइन सेंटर से पास होते हुए इसके सर्कमफेरेंस को टच करेगी इज कॉल्ड डायामीटर। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये भी हमारे पास डायामीटर है। क्लियर? अगर मैं इस डायामीटर का हाफ कर दूं, अगर मैं इस डायामीटर का हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो मेरे पास ये हिस्सा मिलेगा। याद रखिएगा सेंटर से सर्कमफेरेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहलाएगा ये? रेडियस। अच्छा सर ये रेडियस है तो फिर ये क्या है? जनाब ये भी रेडियस है। क्यों? क्योंकि ये भी तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का फासला है। तो इससे क्या बात मालूम हुई? इससे मालूम ये होगा कि डायमीटर को अगर तोड़ दिया जाए दो हिस्सों में तो दो रेडियस मिलेंगे। डायमीटर को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो डायमीटर किन हिस्सों में ब्रेक होगा? रेडियस प्लस रेडियस। अगर रेडियस प्लस रेडियस का सम कर लिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? डायमीटर मिलेगा। बात आई समझ? ये डायमीटर है, इसको 20 से कट कर दिया जाए तो ये एक हिस्सा मिला, इस कॉल्ड रेडियस। अदर पार्ट जो होगा इज आल्सो कॉल्ड रेडियस। सम ऑफ टू रेडियस इज इक्वल टू वन डायमीटर। क्लियर हो गई बात? ये सर्किल, ये सर्कमफेरेंस, ये सेंटर, सेंटर से सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर, सम ऑफ टू रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। क्लियर? आगे चलते हैं। फॉर्मूलास। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज तवज्जो तलब है, वो ये वॉल्यूम ऑफ कोन देखिएगा जरा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह अगर मैं पाई आर स्क्वायर की जगह ये लिख दूं बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये गलत नहीं होगा। कहने का मतलब तो एक ही है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या अगर क्वेश्चन में गिवन हो बेस एरिया तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि बेस एरिया से क्या मुराद है? पाई आर स्क्वायर ही तो मुराद। अगर क्वेश्चन के अंदर आर गिवन है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन के अंदर बेस एरिया गिवन है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, कोई फर्क तो नहीं है। सीएसए, सीएसए से मुराद ये कर्व सरफेस एरिया। ये जो कर्व एरिया आपको मिलता है, ये देखिएगा, ये जो कर्व एरिया है ये इज कॉल्ड सीएसए। इसका फॉर्मूला पाई आर एल, एल स्टैंड फॉर सैलेंट हाइट। टीएसए, टीएसए स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया। ये बात हमने पहले ही डिसाइड कर ली कि इसकी टोटल कितनी सरफेसेस है। एक है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा है बेस एरिया। एक है कर्व सरफेस एरिया, दूसरा ऊपर से उसकी जो कैप लगा होता है इज कॉल्ड बेस एरिया। क्लियर? कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाला हिस्सा बेस एरिया। सीएसए प्लस बेस एरिया। सीएसए का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा पाई आर, बेस एरिया का फॉर्मूला हमने पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो फॉर्मूला बनेगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। क्लियर?
ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। हम तकरीबन 99% इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। सी, सी स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। किसका सर्कमफेरेंस? सर्किल का सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। डायमीटर किसके बराबर है? 2 रेडियस के। रेडियस इसके बराबर होता है अगर डायमीटर का हाफ कर दिया जाए। डायमीटर को अगर हाफ कर दें तो जो चीज हमें मिलेगी इज कॉल्ड रेडियस। नोट, वॉल्यूम विल मेजर इन क्यूब। इससे क्या मुराद है? वॉल्यूम जब भी मेजर किया जाएगा क्यूब, क्यूब से मुराद सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, एमएम क्यूब, तो इसके ऊपर हमेशा जो यूनिट आएगा उस यूनिट पे हमेशा जो एक्सपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3। एरिया विल मेजर इन स्क्वायर। एरिया मालूम करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। बात आ गई यहां तक समझ? अच्छा, अब यहां पर एक बात और तवज्जो तलब है। लेट सपोज मेरे पास एक आंसर आया r इज इक्वल टू 21.000891 और मेरे पास एक आंसर आया r इज इक्वल टू 21। लेट सपोज मेरे पास ये आंसर आया और मैंने इसको ऐसे लिखा, तो याद रखिएगा जनाब मोहतरम, इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। ये एक्यूरेट 21 आया है। मैं अपने अक्सर आंसर में अपने आंसर को इस तरह से मेंशन करूंगा, इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर एक्यूरेट 21 नहीं आया, 21 के बाद और भी नंबर्स हैं, लेकिन मैंने इसको आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा है, जिसकी वजह से मेरा आंसर आया r इज इक्वल टू 21.0। ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है गलत है, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। इसका मतलब है 100% आंसर क्या है? 21। जरा इसको देखिए, ये 100% 21 तो नहीं है, ये तो है 21.000891, लेकिन इसको अगर मैं आफ्टर 1 डेसिमल लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा r इज इक्वल टू 21.0। यहां तक आ गई बात समझ? क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक दफा फिर मैं आपसे अर्ज कर दूं, क्वेश्चन का सॉल्व करना इंतहाई दर्जे का आसान है अगर इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल आपको आता है। ये जितनी बातें कॉन्सेप्चुअल हुई हैं, ये एक बच्चे के दिमाग में अगर महफूज रह जाती हैं तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, आपके पेपर में 100 मार्क्स आ जाए, ये कामयाबी नहीं है मेरी। ये तो कोई भी करवा देगा, फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेटर उठाओ, आंसर आ जाएगा। ये मेरी बातें अगर आपके दिमाग में महफूज हो गई, मेरी कामयाबी है सबसे बड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस सेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर गिवन है और r हमारे पास 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है अगर आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल आता है। 1/3 पाई की जगह पर 3.142, r गिवन है 6 और ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई h है हमारे पास 14। 3.142 एज इट इज, 6 का स्क्वायर 36, 14 एज इट इज। इन तीनों नंबर्स को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर का होना जरूरी है। क्लियर? इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 1583.568 और इस 3 से डिवाइड कीजिए। जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 527.856 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मालूम कर लिया हमने? तो जनाब हमने वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है और बेस एरिया, ये अभी हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि बेस एरिया से क्या मुराद है? जो नीचे का सर्किल है उसका एरिया हमें गिवन है 154 और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा क्या? बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया क्वेश्चन में कितना गिवन है? 154। हाइट की जगह हाइट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर आएगा, डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो फाइनल आंसर आएगा 256.666 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी, इसमें हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये बात हमें मालूम है, वॉल्यूम ऑफ द कोन के फॉर्मूले में डायमीटर का कोई काम नहीं है, अलबत्ता रेडियस चाहिए होता है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा हाफ कर दिया डायमीटर का तो क्या मालूम हो जाएगा? रेडियस मालूम हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? d/2। d कितना है? 7/2 which is equal to 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? हाइट मालूम हो गई और रेडियस मालूम हो गया। 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ये एज इट इज 3.5 का स्क्वायर 12.25, 14 एज इट इज। यहां से लेके यहां तक तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आया 538.853। डिवाइड कीजिए 3 से तो आंसर आया 179.617 सेंटीमीटर
क्यू। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट। डी हमारे पास है 28 mm और सी स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस हमारे पास है 132 mm। क्लियर? तो अब मसला ये है कि कोन के फॉर्मूले में तो रेडियस चाहिए होता है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें? रेडियस। कैसे? देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? c = 2 पाई r। c की जगह c की वैल्यू 132, 2 पाई की जगह 3.142 और r की जगह पर r। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आया 6.284। ये r के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो r आया हमारे पास r = 21.0। अच्छा जी, अब क्या मालूम करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा, आप जरूर लिखिएगा 1/3 पाई, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू r कितना है 21 इनटू h कितना है क्वेश्चन में गिवन था 28। 1/3 पाई की जगह पाई की वैल्यू 21 का स्क्वायर कीजिए, आंसर आया 441 और ये 28 है। इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 38797.416। इसको डिवाइड कर दीजिए इस वाले 3 से, तो फुल एंड फाइनल आंसर आया हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 12932.472 mm3। क्लियर? यहां तक आ गई बात समझ? अगर आपको फॉर्मूलास याद हैं तो इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।